तो आइए हम जो अब तक पढ़ रहे थे 10th क्लास का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर उसे ही कंटिन्यू करते हैं आगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम इसमें पढ़ेंगे ओम्स लॉ, सिर्फ ओम्स लॉ। ठीक है, एक ही टॉपिक पढ़ेंगे आज। ओम्स लॉ है क्या? एक्चुअली ओम एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने अपने ही नाम पे अपने लागू रख दिया। उसने एक लागू सिद्धांत, वो क्या था ओम्स लॉ? ओम ने एक्चुअली करंट और वोल्टेज यानी कि इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल, यानी ओम्स लॉ क्या था? ओम्स लॉ स्टेट द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड द पोटेंशियल। ठीक है, इसने इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन दिया जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है। देखिए कैसे, इसने बोला कि अगर कोई भी सर्किट है और उसमें कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करता है उसके पोटेंशियल पे कि आपने कितने वोल्ट का पावर सोर्स लगा रखा है। ये ओम्स बोलता था, लेकिन इसने एक कंडीशन और बोली थी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। उसने बोला कि अगर आप किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, फिक्स टेम्परेचर पे किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर करंट को मेजर करते हो कि उस पे करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो वो डिपेंड करता है उस पे वोल्ट पे कि आपने कितने वोल्ट का पावर सोर्स उस पे लगा रखा है। यानी कि बात रही है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। ठीक है, कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? पोटेंशियल। आपने कितने पोटेंशियल का वो ये लगा रखा है। ठीक है, अब आइए बात जरा इस पे करते हैं हम कि इसको हम घुमा के भी लिख सकते हैं यहाँ से अपोजिट के, भाई V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? I के। ठीक है, अब जो ये डायरेक्टली ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, जो डायरेक्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, यानी कि हमें ये रिमूव करना है, तो जाहिर सी बात है इसकी जगह हमें कुछ कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए मैंने इसको रिमूव कर दिया किससे, और उसकी जगह एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगा दिया जिसको मैंने बोल दिया R। कि V सबसे पहले क्या था? I किसके प्रोपोर्शनल था? V के। तो मैं इसने अपोजिट करके लिख लिया कि भाई V को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अब V को मैंने बोल दिया कि इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए मैंने क्या लगा दिया? कांस्टेंट लगा दिया जिसको बोला मैंने R के R। अब मैंने क्या बोला? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाया है, तो मैंने इसकी जगह क्या लगाया? मैंने इसकी जगह एक कांस्टेंट ही लगाया है। तो यानी कि होगा क्या? हुआ सिर्फ ये है कि जो मैंने R लगाया है ये भी कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट होगा, और इसी R को मैं क्या बोलता हूं? रेजिस्टेंस। ये ही मेरा रेजिस्टेंस होता है। यानी कि किसी भी सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है वो उस पर्टिकुलर सर्किट के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर हमेशा फिक्स होता है। वैसे वो डिपेंड किस पे करता है? उस जो कंडक्टर होता है, जो कंडक्टर होता है उसका रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है कि वो किस चीज का है, नेचर पे, कि भाई कॉपर का है, आयरन का है, किस चीज का है, उसकी लेंथ पे, कितनी लेंथ का लगा रखा है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसकी मोटाई कितनी है वायर की, उस पे, एंड टेम्परेचर और फिक्स टेम्परेचर। टेम्परेचर तो चेंज नहीं है। यानी क्या हुआ कि आई जो था वो डिपेंड करता है किस पे? V पे। मैंने इसको अपोजिट करके लिख लिया, और इस V में मैंने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए R लगा दिया। इस R को मैंने क्या बोला? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? उस सर्किट का जो कनेक्टिंग वायर्स जो मैंने लगाई थी उसमें उसका कंडक्टर का क्या था? रेजिस्टेंस। और वो क्या होता है? कांस्टेंट। वो सिर्फ डिपेंड करता है उस पर खुद पे, उसकी लेंथ कितनी है, उसका नेचर कितना है, कि नेचर कैसा है, मतलब कि वो किस चीज का है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसकी मोटाई कितनी है, उसका टेम्परेचर कितना है। ये मैं बिल्कुल डिटेल से आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, अब बात आती है V इज इक्वल टू R I हो गया यहाँ से। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि R क्या था? एक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? मैंने बताया था, जो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो का अपोज करता है, उसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। यानी कि V अपॉन I, यानी मैं यहां से बोल सकता हूँ रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस जो आपका पोटेंशियल और करंट होता है उसकी रेशियो होती है। ठीक है, और वो हमेशा किसी पर्टिकुलर सर्किट के लिए, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और पर्टिकुलर मटेरियल के लिए हमेशा क्या रखता है? कांस्टेंट। ये डिनोट करता है ओम्स का। यहां से बात समझ में आई। अब बात आती है इस पे I की। यहां से मैं I को क्या लिख सकता हूँ? I को लिख सकता हूँ मैं V बाई R। इसी इक्वेशन से जो ये तीसरे नंबर पे I को मैं लिख सकता हूँ यहां से V बाई R। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, I भी ऊपर है और V भी ऊपर। 8th क्लास के मैथ में आपने पढ़ा होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? V। यानी अगर पोटेंशियल ज्यादा होगा तो करंट फ्लो भी ज्यादा होगा, पोटेंशियल कम होगा तो करंट फ्लो भी कम होगा। यानी कि आपके घर में वोल्टेज ज्यादा आ रही है तो करंट भी ज्यादा फ्लो करेगा, वोल्टेज कम आ रही है तो करंट फ्लो भी कम करेगा। अब यहीं से मैं बोलता हूं कि जो I है
वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस की। ये तो आपको वैसे ही पता लग जाना चाहिए। ये क्या डिनोट करता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि एक चीज कम होगी तो दूसरी बढ़ेगी। यानी क्या है कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट क्या फ्लो करेगा? कम। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा। तो वैसे कॉमन सेंस की बात, रेजिस्टेंस मतलब होता है अपोज, अगर अपोज ज्यादा होगा तो करंट कम ही फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये अब तक यहाँ की बात थी। अब जैसे मैंने अब तक पढ़ा था, 1 वोल्ट भी मैंने पढ़ा, 1 एम्पियर भी मैंने पढ़ा, तो ऐसे हम 1 ओम को क्यों रिलीज करेंगे? 1 ओम भी तो पढ़ेंगे ना, 1 ओम को क्यों छोड़ देंगे? ठीक है, तो ठीक है, R इज इक्वल टू क्या होता है? V बाई आई आर। मैंने बताया ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से हमारा क्या निकल के आया था? रेजिस्टेंस। तो इसलिए रेजिस्टेंस की जो मेजर करने की यूनिट होती है वो क्या होती है? ओम। कितने ओम का रेजिस्टेंस है, इसे इसी के नाम पे रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहीं से निकल के आया है। तो आर को जिस चीज में हम मेजर करते हैं, जैसे चार्ज को कूलम में, करंट को एम्पियर में, पोटेंशियल को वोल्ट में, ऐसे ही जो रेजिस्टेंस है इसको किसे मेजर करते हैं? हम ओम में। ठीक है, ये आर 1 ओम कब होगा? ये आर 1 ओम कब होगा? जब ऊपर क्या था? V, नीचे क्या था? I। जब पोटेंशियल भी 1 वोल्ट हो और हमारा करंट भी क्या हो? 1 एम्पियर। ठीक है, यानी क्या है? इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम व्हेन 1 वोल्ट पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर एंड 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। कि भाई जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करने से उस कंडक्टर में 1 एम्पियर का करंट फ्लो करने लगे, तो मैं कह सकता हूं कि जो कंडक्टर आपने लगाया है उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा? 1 ओम। ठीक है, ये हमारी 1 ओम की यहां से डेफिनेशन है। और ये मैंने बताया कि करंट अगर आपने पोटेंशियल डबल कर दिया तो करंट भी डबल कर दिया जाएगा, पोटेंशियल हाफ हो जाएगा तो करंट भी हाफ हो जाएगा। जबकि यहां से क्या है? रेजिस्टेंस हाफ होगा तो करंट डबल हो जाएगा, रेजिस्टेंस आपका डबल हो गया तो करंट क्या हो जाएगा? हाफ। ठीक है, अब यहां से आता है एक्सपेरिमेंट, ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट। भाई कैसे? एक्सपेरिमेंट में होता क्या है? एक सेटअप जमाया मैंने, ये यहां से क्या किया मैंने? पावर सोर्स लगा दिया, पोटेंशियल लगा दिया, बैटरी लगा दी। ये क्या है आपका कि ये एमीटर पता है करंट को मेजर करेगा, तो किसने लगाया? सीरीज में। ये मेरा कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस या रेजिस्टेंस है ये, मान लो। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है मेरा, और यहां से ये क्या हुआ मेरा? ये है मेरा रियोस्टेट। ये क्या है मेरा? रियोस्टेट। इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। और ये क्या है मेरा? वोल्टमीटर। इसको हमेशा किस में लगाते हैं? हम पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है, अब ओम्स लॉ कहता था कि भाई इनमें रिलेशन, किस में रिलेशन है? I और V में रिलेशन है। किस चीज पे? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ठीक है, सबसे पहले जैसे ही मैंने की को प्रेस किया, अब ये जो रियोस्टेट है अपनी जगह सेट है। ठीक है, तो मैंने इसके कोरस्पॉन्डिंग V में यानी वोल्टमीटर में और एमीटर में जो रीडिंग है यानी V और I की रीडिंग मैंने नोट कर ली। ठीक है, सपोज करो मैंने इसको नोट कर लिया, मैं इधर लिख लेता हूं यहीं पे। सपोज करो मैंने V को नोट करा, V आया मेरा 10 और मेरा A कितना आया? मान लिया 5। ठीक है, अब मैं अगली रीडिंग के लिए, क्योंकि जैसे ही किसी भी ओम्स लॉ ने बताया कि अगर रेजिस्टेंस आपका बढ़ेगा तो करंट का फ्लो सर्किट में क्या होगा? कम होगा। तो अब मैं यहां से क्या करता हूं? इस रियोस्टेट को थोड़ा सा इधर मूव करता हूं, यानी क्या कर देता हूं? रेजिस्टेंस को कम कर देता हूं। अगर रेजिस्टेंस को कम करूंगा तो जाहिर सी बात है एमीटर ज्यादा रीडिंग शो करेगा, यानी करंट का फ्लो बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि अब जैसे ही मैं रियोस्टेट की पोजीशन चेंज करता हूं तो सपोज करो करंट अब हो गया 10। तो जैसे मैं, यानी कहने का मतलब क्या है कि मैंने रियोस्टेट को चेंज किया तो तुरंत इन दोनों की रीडिंग में चेंज आ जाएगा। तो फिर मैं उन दोनों की रीडिंग नोट कर लेता हूं दोबारा से। तो A आया 10 तो और V क्या आया? 20। ठीक है, अब तीसरी बार फिर करूंगा ऐसे नोट में, तो मैं क्या देखता हूं कि R, मैंने क्या बताया था? R क्या होता है? R एक कांस्टेंट होता है। जैसे यहां पे मैंने लिखा हुआ है R क्या होता है? कांस्टेंट। और R था क्या? R था V बाई आई, यानी कि V अगर 10 था तो ये कितना आया? 5, यानी कि काम कितना रहा? 2 का, कट गया। ऐसे ही अगली बार क्या हुआ था? अगर ये V 20 था तो I कितना था? 10, यानी अब भी कितना आया? 2। यानी कहने का मतलब क्या है? ये हमेशा ही, चाहे आप इसको कितना भी चेंज करो, इनकी रेशो जो फर्स्ट टाइम आई है वो ही रहेगी, ये कांस्टेंट रहेगा। वो ही ओम्स कहता है। ओम ने यही कहा था किसी पर्टिकुलर सर्किट में पर्टिकुलर टेम्परेचर पे V और I की रेशो हमेशा ही सेम रहेगी, चाहे आप इसे कितना भी चेंज करो। वो ये बोलता था कि R जो है वो कांस्टेंट रहेगा। इनकी जो वैल्यूज आई, इन वैल्यूज को लेके हम ग्राफ बनाते हैं कि जैसे ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस है। सपोज करो आप इस पे
एक्स एक्सिस पे आपने वोल्ट ले लिया और इधर क्या ले लिया, एम्पियर। तो आप इन पे देखते हो कि ये जो रेशियो हमेशा सेम रहती है। रेशियो ही क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या बताया इसने, कांस्टेंट एट फिक्स टेम्परेचर। तो वो यही बोलता है कि हमेशा V और I के बीच में जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, यही था हमारा ओम्स लॉ। सबसे पहले इसका डेरिवेशन, इसके डेफिनेशन, इनके रिलेशन और फिर इसके एक्सपेरिमेंटली प्रूव जो था ये एक एनालिसिस। ठीक है, तो आप इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। तो ओम्स लॉ समझ में आया अच्छे से। तो ये आपका पूरा का पूरा ओम्स लॉ था और इसी के नाम पे रखा गया था, साइंटिस्ट के नाम पे। दूसरी बात क्या थी, यहाँ से क्या निकल के आया था, जो पहली बार आया कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन लगाया था R और ये क्या था, रेजिस्टेंस। इसी से निकल के आया, इसीलिए इसका नाम जो था रेजिस्टेंस, और इसको किस में मेजर किया गया, ओम में, क्योंकि रेजिस्टेंस यहीं से निकल के आया। तो इसी के नाम पे इसकी यूनिट लिखी गई, क्या की गई, ओम। ओके, तो आज के लिए हमारा इतना ही। ओके, बाय।